हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो जो है वो देर से आने के लिए क्षमा चाहूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई और अभी भी मैं बहुत शेड्यूल बहुत हैक्टिक हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट हो गया। आज का जो आपका वीडियो है डे 4 है, लिटरेरी फॉर्म्स पर मैंने इसे बनाया है। ओड, सोनेट और विलेनेल वगैरह पे इन पे मैंने आपके लिए बनाया है, समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो चलिए देखते हैं आपका जो ये पहला पार्ट है, डे 4 40 डेज स्ट्रैटेजी, जो हमारी यूट्यूब पे चल रही है। एक पहले कोड देख लीजिएगा, ऑल वी हैव टू डिसाइड इज़ व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज गिवन अस। ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे पास जितना समय बचा है उसे हमें कैसे जो है वो यूज़ करना है। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट, हाउ यू हैव टू यूज़ योर टाइम। अब सबसे पहले हमारा जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अ स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड एन ईपोड, ये किसका पार्ट होते हैं? देखिए, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और ईपोड ये पार्ट होते हैं ओड के, और वो भी पिंडारिक ओड के। ओड जब किसी को संबोधित करके कोई गाना गाया जाता है, ये एक ग्रीक फॉर्म है। किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को संबोधित करके और उसका सब्जेक्ट मैटर बहुत ही हाई लेवल का होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ओड। जब सिंगर्स राइट टू लेफ्ट घूमते हैं तो उसे कहा जाता है स्ट्रॉफ। जब लेफ्ट टू राइट घूमते हैं उसे एंटी स्ट्रॉफ, और जब सीधे खड़े हो जाते हैं तो उसे ईपोड कहा जाता है। तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो किसके हैं? दैट इज ओड। ये ओड के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लिटरेरी फॉर्म इज डेवलप्ड बाय पोएट्स राइटिंग इन एंशिएंट ग्रीक। इनमें से कौन सी पोएटिक फॉर्म जो है वो फर्स्ट डेवलप हुई थी? ओड एक बहुत पुरानी फॉर्म है, और ओड जो है वो एंशिएंट ग्रीक में डेवलप हुई थी। तो इसका आंसर है ओड, दैट इज ओड। Now the next question is, which can be generalized as a formal address to an event, a person or a thing not present। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओड में हम किसी व्यक्ति को, किसी आइडिया को, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को जो या किसी कोई ऐसी चीज़ जो उस समय उपस्थित नहीं है उसे एड्रेस करते हैं, उसे संबोधित करते हैं। तो ये है ओड। जैसे शैले ने लिखा ओड टू वेस्ट विंड, जैसे कीट्स ने लिखा ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, उसने अर्न को ही संबोधित करके लिखा। ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, ओड ऑन इंडोलेंस, ये सारे के सारे ओड्स हैं। जब हम किसी को, और इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, तो जो जनरलाइज एज अ फॉर्मल एड्रेस किसी को संबोधित करते हैं, तो इसका आंसर है ओड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ode is after Greek, later reserved by which poets to convey their strongest sentiments। कौन से पोएट्स ने ग्रीस के बाद इस फॉर्म को सबसे ज़्यादा जो ये फ्लरिश हुआ है वो हुआ है रोमांटिक एज। दैट इज़ इन 19th सेंचुरी में ये फॉर्म सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुई है। चाहे वो कीट्स है, वर्ड्सवर्थ है, शैले हैं, इन्होंने ओड फॉर्म को, ओड फॉर्म जो एक बाउंस विद द बैक जो फॉर्म कह सकते हैं, वो आई 19th सेंचुरी में, यानी कि रोमांटिक एज में। तो इसका आंसर है रोमांटिक पोएट्स। दोबारा से ग्रीक्स के बाद रोमांटिक पोएट्स ने ओड को सबसे ज्यादा फ्लरिश किया। Now the next question is, which poetic form comes from the Greek adion meaning to sing or chant। अब आप इसमें ये देखिए, ये जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गाना या चैंटिंग करना, और बिलोंग्स टू द लॉन्ग एंड वेराइड ट्रेडिशन ऑफ लिरिक पोइट्री। ये जो वर्ड है ये इसका मीनिंग है ओड। ओड जो है ग्रीक वर्ड ग्रीक एडियन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गाना या चैंटिंग करना। तो इसका भी आंसर है आपका ओड। ये सारी लिटरेरी फॉर्म्स हैं जो आपको किसी भी तरीके, ओड के ही ये 5 क्वेश्चंस थे जो घुमा घुमा के किसी भी तरीके से ओड में आपसे पूछे जा सकते हैं। Now the next question is, a poetic form which is a tribute to its subject, although the subject need not be dead or even sentient is। एक किसी को संबोधित करके कोई गाना लिखना, चाहे वो व्यक्ति मृत हो या ना हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे भी ओड ही कहा जाता है। ओड, दैट इज ओड।
जब किसी को संबोधित करके कोई गाना गाया जाता है तो दैट इज नोन एज ओड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओड इज मच लाइक, ओड किसकी तरह होता है? अब इनमें से ओड किसकी तरह होता है? तो ओड होता है एलिजी की तरह, क्योंकि ओड जो है वो किसी डेड व्यक्ति को भी संबोधित करके गाया जा सकता है, किसी की मृत्यु पे किसी को याद करने के लिए। तो जैसे एलिजी किसी को याद करके उसके विलाप जो है लेमेंटिंग सॉन्ग होती है, ऐसे ही ओड भी सॉर्ट ऑफ एलिजी जो है वो हो सकता है। तो इसका आंसर है एलिजी, मतलब ओड इज मच लाइक, not always। विलियम शेक्सपियर्स टाइम एंड लव फॉलोज द राइम स्कीम ऑफ। विलियम शेक्सपियर ने, देखिए सोनेट को लेकर जो आए, आगे के क्वेश्चन में बताऊंगी, सोनेट को जो लेकर आए उन्होंने वो पेट्रियार्क से प्रभावित थे, इटली से लेके आए। सोनेट 14 लाइन की पोएम, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में डिवाइडेड। अब शेक्सपियर ने जब अपने सोनेट्स लिखे तो उन्होंने उसकी राइम स्कीम जो है वो अलग कर दी। तो ये जो शेक्सपियर का सोनेट है टाइम एंड लव, ये फॉलो करता है शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। अब ये क्या है, ये आगे के क्वेश्चन में आपको सब पता चल जाएगा। द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट फॉलोज द राइम स्कीम। शेक्सपियर के सोनेट जो है उनकी राइम स्कीम क्या होती है? देखिए ये बटे होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। कहने का मतलब ये है, ये 3 क्वार्ट्रेन्स और एक कपलेट में बटे हुए होते हैं। 3 क्वार्ट्रेन्स होते हैं और एक जो है वो कपलेट होता है। तो 3 क्वार्ट्रेन्स यानी कि 12 लाइंस और एक कपलेट यानी कि 2 लाइंस, तो 14 लाइन में होता है। और इसको जो है देखिए ये रहा ए बी सी डी ई एफ जी, 3 क्वार्ट्रेन्स और एक कपलेट, दैट इज शेक्सपियरियन सोनेट। नाउ द नेक्स्ट इज जॉन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट फॉलोड द राइम स्कीम ऑफ। जॉन मिल्टन का जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस या व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो मिल्टन ने जो फॉलो करी है सोनेट लिखने का जो तरीका फॉलो करा है, दैट इज़ पेट्रियार्कन। पेट्रियार्कन सोनेट जो होता है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड होता है, जिसमें जो राइम स्कीम होती है ए बी ए सी डी ई, यानी कि 2 क्वार्ट्रेन्स और जो है 2 क्वार्ट्रेन्स में होती है और दो जो है वो 3 लाइन के टर्सेट्स उसमें होते हैं। तो जॉन मिल्टन ने जो फॉलो करा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, दैट इज़ पेट्रियार्कन सोनेट। पेट्रियार्कन सोनेट्स को पेट्रियार्कन सोनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इटली का पोएट थे पेट्रियार्क, जो अपनी बिलवेड लॉरा के लिए सोनेट्स लिखा करते थे। सोनेट्स आए हैं इटली से इंग्लैंड में और इनकी फॉर्म बदलते बदलते शेक्सपियर ने चूँकि सोनेट्स जो हैं वो लिखे, तो वो सोनेट्स की फॉर्म चेंज हो गई। तो उन फॉर्म चेंज को उसमें जो, हालांकि शेक्सपियर ने फॉर्म चेंज नहीं करी, लेकिन उन सोनेट्स को चूँकि यूज़ करा, 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे, तो इसीलिए उनका नाम हो गया इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। और वो उनके फॉर्म में और पेट्रियार्कन सोनेट में बहुत अंतर है, मतलब कि उसमें इसमें सिज्यूरा वोल्टा ये सब होता है, लेकिन इंग्लिश सोनेट्स में ये सिज्यूरा वोल्टा जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ ट्रेडिशनल इटालियन और पेट्रियार्कन सोनेट फॉलोज द राइम स्कीम विच इज़। जो अभी मैंने आपको बताया, जो इटालियन सोनेट्स ये जिनका नाम है पेट्रियार्क के नाम पे जिनका नाम पड़ा पेट्रियार्क, जो कि अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखा करते थे, वो सोनेट है पहली 8 लाइन ऑक्टेव, नीचे की 6 लाइन सेस्टेट, और उनकी राइम स्कीम होती है ए बी ए सी डी ई। तो ये है इसकी राइम स्कीम। Now the next question is who is credited with introducing the sonnet form into English literature? इटली से सोनेट को लेकर आने वाले थे सर टॉमस यार्ड। सर टॉमस यार्ड जो है वो लेकर, बात वही होती है ना कि जो यूज़ करता है नाम उसका हो जाता है, नहीं तो इटली से लेकर आने वाले थे सर टॉमस यार्ड।
whose sonnets were translated in the 16th century by Sir Thomas Yard. जब Sir Thomas Yard sonnet लेकर आए इटली से तो he was influenced by the sonnets of Petrarch, और उन्होंने जो ट्रांसलेट करे हैं वो पेट्रियार्क के सॉनेट्स को करा है। शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन तो हो ही नहीं सकते, तो पेट्रियार्क के सॉनेट्स को उन्होंने ट्रांसलेट जो है वो किया है। बाकी की कहानी तो मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। फ्रॉम विच एज सोनेट बिगैन टू पॉपुलर, सोनेट कब पॉपुलर होने शुरू हुए? सोनेट पॉपुलर होने शुरू हुए लेट मिडल एजेस में। लेट मिडल एजेस में सोनेट पॉपुलर होने शुरू हुए। उसके बाद इनको जो फ्लरिश करा वो शेक्सपियर ने करा, लेकिन लेट मिडल एजेस में वो पॉपुलर होने शुरू हुए, यानी कि इसका आंसर है लेट मिडल एजेस। Now the next question is, which poetic form contain internal rhymes within their 14 lines? देखिए ये सोनेट है, ये देखिए which poetic form contain internal rhymes, तो ये देखिए ये आपका सोनेट है जो 14 लाइन है। इनमें 14 लाइन में 1 to 8 एंड यहाँ से 9 to 14, ये जो है ये आपका इसमें इसको कहा जाता है ऑक्टेव। पहली 8 लाइन, जो नीचे की 6 लाइन है इन्हें कहा जाता है सेस्टेट। फिर ये जब आगे और बांट देते हैं तो 4-4 लाइन के क्वाट्रेंस और 3-3 लाइन के टर्सेट्स। अ सोनेट इज अ डैश पोएम। अब बताइए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सोनेट जो है वो 14 लाइन का पोएम, जो 14 लाइन की पोएम होती है। सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम, ये तो सभी को पता होगा, फिर भी जो है बता दिया कि सोनेट जो है 14 लाइन की पोएम होती है। द फर्स्ट एलिजीज वर रिटन इन, एलिजी जो किसी को आपको पता है एलिजी जब लिखी जाती थी तो वो एलिजीज शुरुआत से ही कोई लेमेंटिंग सॉन्ग नहीं थे, इनका एक लिखने का मीटर हुआ करता था। ठीक है, तो अगर वो मीटर होता था तो ये मान लिया जाता था कि ये जो फॉर्म है दैट इज़ एलिजी, जो ये फॉर्म जो लिखी गई है ये एलिजी है। अब चाहे उसमें हंसी खुशी के गाने हो, चाहे उसमें कोई भी गाने हो, वो तो बाद में एलिजीज में आयम्बिक पेंटामीटर को अपनाया जाने लगा, और जो है उसमें जो है उसमें विलाप सॉन्ग जो है किसी की मृत्यु के ऊपर जो है गाने जो लिखे गए उन्हें एलिजी कहा गया। जब ये ग्रीक में इनका ओरिजिन हुआ था तो केवल एक मीटर था इनका, और जिस मीटर में अगर कोई भी किसी भी थीम से संबंधित अगर पोएम होती थी तो वो एलिजी ही मानी जाती थी। लेकिन बाद में एलिजी जो है वो हो गई कि भाई इसमें जो है ये अब द फर्स्ट एलिजीज वर रिटन इन, तो ये था ग्रीस से ये है आई हैं, एक मिनट, ठीक है। फर्स्ट एलिजीज वर रिटन इन ग्रीस, ये ग्रीक नहीं होना चाहिए, ग्रीक एलिजीज होंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एलिजी इन पोएटिक टर्म्स इज अ फ्यूनरल सॉन्ग। हम इसे वैसे ही एक लेमेंटिंग सॉन्ग कह सकते हैं। फ्यूनरल सॉन्ग तो डायर्ज होता है, तो इसको मैं इसमें ऐसे कर दूं कि दैट्स अ लेमेंटिंग सॉन्ग। सॉन्ग ऑफ लेमेंट, लेमेंटिंग सॉन्ग हम इसे कह सकते हैं कि विलाप जो है करता हुआ सॉन्ग होता है, तो इसको जो है एलिजी इन पोएटिक टर्म्स इज अ लेमेंटिंग सॉन्ग। द पोएटिक फॉर्म विच कैन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन। एलिजी का एक फीचर ये होता है कि शुरुआत तो जो है वो एक पेसिमिस्टिक होती है, एक दुख से होती है, लेकिन अंत तक आते आते पोएट जो है वो अपने सर्कमस्टांसेस के साथ एडजस्ट कर लेता है। या तो वो हैप्पी हो जाता है या जो है वो ऑप्टिमिस्टिक मूड में जो है वो आ जाता है। चाहे आप इसमें कोई सी भी एलिजी पढ़ें, चाहे मिल्टन की हो, चाहे वो आप इसमें शैले की एडोनिस पढ़ें, कोई भी एलिजी आप पढ़ें, जब शुरुआत होती है तो वो जो होते हैं लाइसिडास अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वो शुरुआत में तो वो अपने जो साथी उसके जाने पर विलाप करता है, लेकिन बाद में वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि वो जो है ही इज़ वन विद द नेचर। तो यही एलिजी का जो है रिडेम्पशन और कंसोलेशन, रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन दिखाने का जो पहलू है वो किसका है, दैट इज ऑफ एलिजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which poems have preserved, persevered from ancient Greece, Hesiod to ancient Rome to the present day? ऐसी कौन सी पोएम्स हैं जो एंशियंट ग्रीस से लेकर रोम से लेकर आज तक चली आ रही हैं? तो वो हैं पेस्टोरल पोएम्स। ये पेस्टोरल पोएम्स जिसमें गाँव की पृष्ठभूमि दिखाई जाती है, चाहे वो पेस्टोरल एलिजीज हों, चाहे वो पेस्टोरल पोएम्स हो, जो गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित होती हैं। A poetic form which deals with the natural world, rural life and landscape is, एक ऐसी poetic form जो गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित होती है, चाहे वो एलिजी हो, मैं उसमें पेस्टोरल एलिजी बता देती हूँ, एडोनिस भी एक पेस्टोरल एलिजी, जब जिसमें भी एक साथी गडरिये के, जैसे लाइसिडास में साथी गडरिये की मृत्यु पर विलाप जो है वो किया जा रहा है। कोई भी एक ऐसी पोयम जिसका जो लैंडस्केप है वो पेस्टोरल होता है, यानी कि रूरल बैकग्राउंड का होता है, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज पेस्टोरल पोइट्री। That is a pastoral poetry. Now the next question is the example of narrative poetry. भाई नैरेटिव पोइट्री होती क्या? कहानी कहती हुई जो कविता होती है उसे नैरेटिव पोइट्री कहा जाता है। द मिडनाइट राइड ऑफ पॉल रेवर बाय हेनरी वेड्सवर्थ या द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये दोनों ही पोएम्स कहानी कहती हुई है। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में भी एक, जब कोई भी पोएम बैकग्राउंड में कहानी सुनाती हुई होती है तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज नैरेटिव पोएम। तो नैरेटिव पोएम दैट इज बोथ ए एंड बी। Now the next one is similar to which poetic form a narrative poetry tells a story? इनमें से कौन सी फॉर्म्स की तरह नैरेटिव पोएट्री कहानी सुनाती है? नैरेटिव पोएम कहानी सुनाती है एपिक की तरह। अब ये एपिक क्या होता है? एपिक होता है एक हीरो की कहानी। सारी जो कहानी होती है वो हीरो के आसपास घूमती है, हीरो के एडवेंचर्स के बारे में, हीरो के विभिन्न देशों में भ्रमण के बारे में बताती है। तो एक नैरेटिव पोएट्री भी कैसी होती है? एक एपिक की तरह होती है। तो दैट इज लाइक एपिक। Now the next question is a short poem which use a clarifying language to convey the essence of an experience of nature mostly linked to the human condition। कि एक छोटी सी पोएम जो एक बिल्कुल साधारण भाषा, एक क्लियर भाषा यूज़ करती है और नेचर का एक्सपीरियंस बताती है, ह्यूमन कंडीशन से रिलेटेड होती है, उसका आंसर है दैट इज हाइकू। हाइकू क्या है? दैट इज हाइकू। और ये इसमें हाइकू क्या है ये आगे के क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बताती हूँ। द हाइकू कंटेन्स 3 सेक्शंस स्ट्रक्चर्ड इन अ। हाइकू जो है एक जापानीज पोइटिक फॉर्म है जिसका जो पहली लाइन 3 लाइन की पोएम होती है। 5-7-5 का मतलब होता है पहली लाइन में 5-7-5 का इसका स्ट्रक्चर होता है। 5 feet 7 5 इस तरीके, इस 5-7-5 के स्ट्रक्चर में ये होती है स्ट्रक्चर्ड इन अ 5-7-5 पैटर्न। ये 5-7-5 के पैटर्न में होती है। इसमें इतने जो है वो पैटर्न जो है वो पाया जाता है हाइकू, जो कि एक जापानीज वर्स फॉर्म है और जो अपनी भावनाओं को ठीक से एक्सप्रेस करने के लिए ये पोएम है। और ये इसका जो पैटर्न होता है दैट इज़ 5-7-5। पहले में 5, दूसरे में 7 और तीसरे में 5। A haiku is a 3-line poetic form। अभी मैंने आपको बताया ही था हाइकू केवल 3 लाइन की पोइटिक फॉर्म होती है और इसका जो मैंने अभी स्ट्रक्चर भी बताया था 5-7-5 का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो दैट इज 3-line पोएम। एंड द नेक्स्ट वन इज वेयर हाइकू पोएटिक फॉर्म हैज़ बीन ओरिजिनेटेड। हाइकू जो पोएटिक फॉर्म है वो ओरिजिनेट हुई है जापान में। तो दैट इज जापानीज पोएटिक फॉर्म। ये है जापानीज पोएटिक फॉर्म। A poem which is free from limitations of regular meter or rhythm and also doesn't rhyme with fixed forms is called। जब किसी भी पोएम में ना तो मीटर होता है ना राइम स्कीम होती है, उसे क्या कहते हैं?
दैट इज नोन एज वर्स लिब्रे और फ्री वर्स। इसी का ही दूसरा नाम होता है फ्री वर्स या वर्स लिब्रे, वर्स लिब्रे या फ्री वर्स। ये एल मेरा पता नहीं कौन सा दुनिया का लग रहा है। ये वर्स लिब्रे या फ्री वर्स जिसमें ना मीटर होता ना राइम स्कीम होती, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज फ्री वर्स। Which poetic form lacks a consistent rhyme scheme, metrical pattern और musical form? ये सेम उसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से दिया गया है, जिस पोइटिक फॉर्म में ना तो कोई राइम स्कीम होती है ना कोई मेट्रिकल पैटर्न होता है। देखिए, राइम स्कीम का मतलब होता है जैसे ये ए बी करके राइम स्कीम होती है। मेट्रिकल पैटर्न का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड या स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड या स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इस तरीके से जहाँ आवाज़ उठती है गिरती है या आवाज़ उठ रही है या आवाज़ गिरी फिर उठी, तो इस तरीके की जो मीट्रिकल फॉर्म होता है जिसे आयम्बिक, ट्रॉचिक, डेक्टाइलिक इत्यादि कहा जाता है, या जो राइम स्कीम को फॉलो नहीं करती है उसे क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड फ्री वर्स। A long poem which is often book length, narrative in verse form, that is about the heroic journey of a single person or more than one person's is. ऐसी कौन सी लॉन्ग पोएम होती है जो बुक लेंथ की होती है? जैसे एपिक, चाहे वो एनियड हो, चाहे वो पैराडाइज लॉस्ट हो, चाहे ओडिसी हो, चाहे इलियड हो, ये या स्पेंसर की फेरी क्वीन हो, ये सारे के सारे एपिक्स हैं। ये लंबी पोएम्स होती हैं जो बुक्स में डिवाइडेड होती हैं। यूजुअली एक एपिक 24 बुक्स का होता था, बाद में एनियड की जो है वो एनियड जो है वो 12 बुक्स में है, और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है वो भी 12 बुक्स में है, स्पेंसर की फेरी क्वीन 6 बुक्स में है। तो ये बुक फॉर्म में होती है, हीरो की कहानी कहती है, हीरो के एडवेंचर्स के बारे में बताती है, तो ऐसे पोएम को क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज एपिक। और जो इनका मजाक उड़ाती हुई पोएम्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब इनके उसमें लिखी जाती हैं, दैट इज़ नोन एज मॉक एपिक्स। Which poem is a lengthy narrative work of poetry? इनमें से कौन सी पोइटिक फॉर्म काफ़ी लंबी पोइटिक फॉर्म होती है? तो वो होती है एपिक। अभी एपिक के बारे में सारी बात मैंने आपको बता दी। ये क्वेश्चंस को घुमा घुमा के लिखा जा रहा है कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अ पोइट्री दैट कंटेन्स राइमिंग वॉल साउंड्स एट पर्टिकुलर मोमेंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसी पोएम जो राइमिंग वॉल साउंड्स आते हैं पर्टिकुलर मोमेंट्स, यानी कि जो पोइट्री राइम करती है, जैसे मैंने आपको बताया ए बी ए बी, तो जब कोई भी जो राइमिंग वॉल साउंड्स होते हैं उनके वो पोएम कोई भी राइम करती है तो उसे क्या कहा जाता है? अब आप खुद ही देखिए, फ्री वर्स में तो कुछ भी नहीं होता है, ब्लैंक वर्स में राइम स्कीम नहीं होती है, तो इसका आंसर है आपका दैट इज राइम्ड पोइट्री। लयात्मक पोइट्री को कहा जाता है। द अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर पोइट्री इज, अनराइम्ड है लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर है, यानी कि पहला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, 5 फीट में है, 5 फीट में है, यानी कि 10 सिलेबल्स हैं, तो लेकिन राइम स्कीम नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज ब्लैंक वर्स। देख लीजिए, एक अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक मीन्स अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, पेंटामीटर मीन्स 5 फीट, 5 फीट मीन्स 10 syllables. Which poetic form has a consistent meter with 10 syllables in each line in poetry? अभी आपको मैंने बताया वैसी कौन सी पोइटिक फॉर्म होती है जिसमें 10 syllables होते हैं हर लाइन में पोइट्री की, और इन प्रोज ऑल्सो वे अनस्ट्रेस्ड syllables आर फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। ये पहले मैं आपको बता चुकी कि जहाँ पर अनस्ट्रेस्ड को फॉलो करता है स्ट्रेस्ड, इसे क्या कहा जाता है?
दैट इज नोन एज आयम्बिक। ये 2 सिलेबल्स मिलाकर 1 फुट जो है वो बनता है, 1 फुट बनता है इसमें। The word ballad has been taken from dash word ballet which means dancing song। तो जो ballad word है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड बेलेयर से, जिसका मतलब होता है नाचने की, डांसिंग सॉन्ग, यानी कि जब गाना गा के जो है वो डांस किया जाता है। तो दैट्स अ ओ आई थिंक मैंने इसको गलत लगा दिया। दैट्स अ लैटिन वर्ड, ये that's Greek word, it's Latin word। The word ballad has been taken from Latin word, ये Greek नहीं है, that's a Latin word, और जिसका मतलब होता है dancing song। A poetic form is a monologue in which a character speaks to him or herself expressing inner thoughts। एक ऐसी पोइटिक फॉर्म जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो स्वयं से बात करता है अपने विचारों को ऑडियंस को बताने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज सोलिलकी। सोलिलकी, असाइड्स, ये सारे के सारे पोइटिक डिवाइसेस हैं और जो यूज़ किए जाते हैं ऑडियंस को अपने इनर थॉट्स बताने के लिए, दैट इज नोन एज सोलिलकी। सॉलिट्यूड में बोला जाने वाला डायलॉग। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएटिक टाइप इज अ 5 लाइन पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेंजा। एक 5 लाइन की पोएम जिसमें सिंगल स्टेंजा जो बनाती है 5 लाइन की पोएम। देखिए, विच पोएटिक टाइप इज अ 5 लाइन पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेंजा, इसे कहते हैं लिमरिक। लिमरिक कहते हैं, और लिमरिक जो होती है एक हंसी मजाक की पोएम होती है, उसे लिमरिक कहा जाता है। जैसे जिसे जो गाए जाते हैं, टप्पे गाए जाते हैं पंजाबी वगैरह में, तो इसे लिमरिक कहा जाता है। एक हंसी की पोएम होती है 5 लाइन की, इसे कहा जाता है लिमरिक। छंद भी कहते हैं। राइम्स की लिमरिक की राइम स्कीम क्या होती है? लिमरिक जो कि 5 लाइन की पोएम होती है, उसकी राइम स्कीम है दैट इज ए बी बी ए, यानी कि पहली लाइन में ए, दूसरी में भी ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए। ये 5 लाइन की इसकी राइम स्कीम होती है। And the next question is which poetic form is a 19-line poem consisting of 5 tercets and a quatrain। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 tercets का मतलब हो गया 3 लाइन का स्टेंजा, यानी कि 15, and a quatrain का मतलब होता है 4 लाइन स्टेंजा। टर्सेट मीन्स 3 लाइन स्टेंजा, तो 4 लाइन, तो 15 + 4 = 19। तो 19 लाइन की जो पोएम होती है, टर्सेट होता है 3 लाइन का स्टेंजा और क्वाट्रेन होता है 4 लाइन का स्टेंजा। तो देखिए 3 3 3 3 एंड 4, तो इसे क्या कहा जाता है? दैट इज विलेनेल। इस पोएटिक फॉर्म को कहा जाता है विलेनेल। हाइकू तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि 3 लाइन की पोएम होती है। And the next question is originally a variation on a pastoral which poetic verse describe obsession and other intense subject matters। एक variation on a pastoral, ये variation होता है, मतलब एक variation है which poetic verse ऑब्सेशंस दिखाती है, इंटेंस सब्जेक्ट मैटर दिखाती है, ये इसी का ही है, ये भी है, दैट इज विलेनेल। विलेनेल के लिए ही ये यूज किया जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज which poetic form has 6 stanzas each comprising 6 unrhymed lines in which the words at the end of the first stanza line reappear in a rolling pattern in the other stanzas, that is sestina। Which poetic form has 6 stanzas each comprising 6 unrhymed lines, 6 unrhymed lines होती हैं, in which the words at the end of the first stanza जो वर्ड्स होते हैं वो रीअपियर होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज सेस्टीना। तो इसका आंसर है सेस्टीना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। आज का लेक्चर यहीं तक
और कोशिश करूँगी कि कल का लेक्चर जल्दी ही पोस्ट कर दूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।